हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय पांडे आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक मनरेगा का पहला पार्ट नहीं देखा है वो उत्कर्ष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे जाकर के इसे देख सकता है, ताकि आज की जो टॉपिक है वो आपको बेहतर तरीके से समझ आए। इसके लिए जरूरी है कि आप पहला पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें। चलिए आज हम दूसरे पार्ट को डील करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के। पहले पार्ट में जहां तक हमने देखा कि पहले पार्ट में हमने ये देखा कि किस तरीके से मनरेगा को लेकर के विधायी प्रयास किए गए। इसके साथ ही साथ हमने मनरेगा का विस्तार देखा और मनरेगा की हमने कार्य अवधि पर चर्चा की। कार्य अवधि पर चर्चा करी यानी कि मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस तरीके से केंद्र सरकार 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराती है और वर्ष 2013-14 के पश्चात सामान्य स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार 150 दिनों का रोजगार और सूखा प्रभावित जिले जो होंगे उसमें 200 दिनों का किस तरीके से रोजगार उपलब्ध कराएगी। तो ये सारी चीजें हमने पहले पार्ट में डील कर लिया है। अब हम इस पार्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम चीज डील करने जा रहे हैं वो है हमारा कि रोजगार गारंटी दिवस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रोजगार गारंटी दिवस, पहले ये समझिएगा कि ये रोजगार जो है ये रोजगार उपलब्ध किसको कराया जाता है। तो ग्रामीण स्तर पर जो अकुशल श्रमिक परिवार है, ये जो रोजगार है वो किसको उपलब्ध कराया जाता है। तो ग्रामीण स्तर पर अकुशल श्रमिक परिवारों को, अकुशल श्रमिक परिवार, मैंने मजदूर की बात नहीं की है, मैंने इसमें शब्द यूज किया है अकुशल श्रमिक परिवार। अकुशल श्रमिक परिवार कहने का तात्पर्य है कि वे ग्रामीण परिवार जो अकुशल है, अकुशल मजदूर के रूप में है। अकुशल मतलब जो अनस्किल्ड है, उनमें किसी भी प्रकार का स्किल नहीं है। देखिए इस लेबर या मजदूरी तीन तरीके की होती है, एक होता है स्किल्ड लेबर, एक होता है सेमी स्किल्ड और एक होता है अनस्किल्ड। मैं यहां पर बात कर रहा हूं अनस्किल्ड यानी अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक कहने का मतलब मोटा मोटा ये समझिए कि जो मजदूरी कर सकता है, मजदूरी कर सकता है कहने का तात्पर्य है कि ये शारीरिक श्रम कर सकता है, शारीरिक श्रम करने में सक्षम है, शारीरिक श्रम करने में सक्षम है, लेकिन किसी भी प्रकार का ये तकनीकी श्रम नहीं कर सकता। ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी प्रकार का ये तकनीकी श्रम करने में सक्षम नहीं है, किसी भी प्रकार का मानसिक श्रम करने में सक्षम नहीं है, यानी केवल ये मजदूरी कर सकता है, अपने शरीर का उपयोग कर सकता है, इसलिए इसको अकुशल श्रमिक परिवार, अकुशल श्रमिक कहेंगे। अकुशल श्रमिक परिवार, याद रखिएगा कि मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो मजदूरी या जो रोजगार प्रदान किया जाएगा वो अकुशल श्रमिक परिवारों के, अकुशल श्रमिक परिवारों के एकाधिक, अकुशल श्रमिक परिवारों के एकाधिक वयस्क सदस्यों को, एकाधिक वयस्क सदस्यों को ये रोजगार क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। एकाधिक वयस्क सदस्य मतलब उस परिवार में अगर एक से अधिक वयस्क सदस्य हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, रोजगार प्रदान किया जाएगा। और एक से अधिक मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 सदस्य हैं तो भी उन्हें कार्य अवधि कितनी दिनों की प्राप्त होगी, उस परिवार को केंद्र सरकार के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार। और अगर वो निवासी छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ सरकार वर्ष 2013-14 के बाद उस संपूर्ण परिवार को 150 दिनों का रोजगार देगी। यानी अगर मान लीजिए 5 सदस्य हैं तो पांचों सदस्यों को मिला करके केवल 150 का, ऐसा नहीं होगा कि व्यक्तिगत किसी एक को 150 फिर 150 फिर 150, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पांचों सदस्यों को 150 दिनों का रोजगार, कुल मिलाकर उस परिवार को देखा जाए तो 150 दिनों का रोजगार प्रदान होगा। यानी यहां पर मजदूर इकाई नहीं है, इकाई है वो अकुशल श्रमिक परिवार, इसलिए मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अकुशल श्रमिक परिवार। अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं रोजगार गारंटी दिवस। ये होता क्या है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। रोजगार गारंटी दिवस क्या होता है। तो रोजगार गारंटी दिवस जो संबंधित ग्राम पंचायत है,
पहले ये समझिएगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ आएंगी। जो संबंधित ग्राम पंचायत है, इसका एक कर्तव्य होगा मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत कि प्रत्येक माह में क्या करे, ये प्रत्येक माह में इसका ये कर्तव्य होगा कि प्रत्येक माह में रोजगार गारंटी दिवस का आयोजन करेगी। रोजगार गारंटी दिवस का क्या करेगी, दिवस का आयोजन करेगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, संबंधित ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक माह में रोजगार गारंटी दिवस का क्या करेगी, आयोजन करेगी। याद रखिएगा, सामान्यतः यह जो आयोजन होता है, ये आयोजन महीने की या उस माह की 7 तारीख को किया जाता है। सामान्यतः ये आयोजन कब किया जाता है, ये आयोजन उस महीने की 7 तारीख को किया जाता है। और कहाँ किया जाता है रोजगार गारंटी दिवस का आयोजन, तो याद रखिएगा इसके लिए स्थल क्या होता है, कहाँ पर किया जाता है, तो ग्राम सभा में किया जाता है इसका आयोजन। और ग्राम सभा में एक ऐसी जगह पर किया जाए जहां गांव का प्रत्येक व्यक्ति या मनरेगा मजदूर जो परिवार है उसका प्रत्येक व्यक्ति वहां पर आसानी से क्या हो सके, उपस्थित हो सके। यानी एक ऐसे क्षेत्र का या एक ऐसे स्थल का चुनाव किया जाएगा जो सबके लिए सुलभ है, जहां पर उपस्थित होना सबके लिए क्या है, सुलभ है। तो ग्राम सभा में एक ऐसे जगह का चुनाव किया जाएगा जो सबके लिए सुलभ हो। वहीं पर प्रत्येक माह में रोजगार गारंटी दिवस का आयोजन कौन करेगी, ग्राम पंचायत। याद रखिएगा कौन करेगी, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत। अब इसमें होगा क्या, अब ग्राम पंचायत आयोजन कर रही है ग्राम सभा में, तो इसमें ग्राम सभा के जो मजदूर परिवार है या ग्राम सभा के जो भी मेंबर्स हैं वो सब शामिल होंगे। ठीक है, इसमें जो मजदूर परिवार है, यहां आगे बढ़िए थोड़ा सा, इसमें जो मजदूर परिवार है, जो अकुशल श्रम करना चाहता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जो अकुशल श्रम करने का क्या है, इच्छुक है, जो अकुशल श्रम करने का क्या है, इच्छुक है, वो ग्राम सभा में क्या होगा, वो ग्राम सभा में उपस्थित होगा। और इच्छुक व्यक्ति क्या करेगा, इच्छुक व्यक्ति रोजगार की मांग करेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि रोजगार की मांग करेगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मनरेगा एक डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, मनरेगा एक कैसा प्रोग्राम है, मनरेगा एक डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है, यानी मांग आधारित कार्यक्रम है। और आप देख रहे हैं कि अकुशल श्रम करने वाला जो परिवार है वो ग्राम सभा में ही क्या करेगा, जब रोजगार गारंटी दिवस का आयोजन किया जाएगा तो यहां पर वो इच्छुक व्यक्ति या वो इच्छुक परिवार क्या करेगा, रोजगार की मांग करेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके साथ ही साथ जो हमारी ग्राम सभा होगी, जिसके साथ ही साथ हमारी जो ग्राम सभा होगी, ये कार्यों का अनुमोदन करने वाली जो कार्य होंगे उसी दौरान किया जाएगा। कार्यों का अनुमोदन करने वाली अंतिम प्राधिकरण के रूप में जाना जाएगा। ये कार्यों का अनुमोदन करने वाला क्या होगा, अंतिम प्राधिकरण होगा। यानी उस संबंधित ग्राम पंचायत में क्या, ग्राम पंचायत के द्वारा क्या कार्य कराए जाने हैं या उस संबंधित ग्राम सभा क्षेत्र में कौन से कार्य किए जाएं मनरेगा योजना के अंतर्गत। क्या वहां पर सड़क पुल पुलिया का निर्माण किया जाए, या वहां पर तालाब बनाए जाएंगे, या पौधारोपण किया जाएगा। यानी कार्यों का अंतिम अनुमोदन करने वाली अंतिम प्राधिकरण के रूप में किसको जाना जाएगा, ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा ही कार्यों का अनुमोदन करेगी, अंतिम अनुमोदन कि ये हमारे गांव में ये काम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई। और इस कार्य का जो भी कार्य होगा उस ग्राम सभा में, उस कार्य का 50%, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी कार्य उस ग्राम सभा में होगा उस कार्य का 50% कार्य जो होगा वो संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा ही करवाया जाएगा। पहले ये समझ लीजिएगा, संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा ही करवाया
जाएगा। तो जो कार्यों का अनुमोदन कौन करेगी? ग्राम सभा। और उस कार्य का लगभग 50% हिस्से, जो 50% हिस्सा है, उस 50% हिस्से को कंप्लीट कौन कराएगा या उस कार्य को पूर्ण कौन कराएगा? 50% कार्य तो उस संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा ही वो कार्य निष्पादित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ और क्या होगा? रोजगार गारंटी दिवस में, रोजगार गारंटी दिवस में क्या होगा? तो रोजगार गारंटी दिवस में जो भी मनरेगा योजना से संबंधित अन्य प्रावधान हैं, जो भी मनरेगा योजना के अंतर्गत जो भी अन्य अभी जो उपलब्धियां हो रही हैं, चाहे उसमें जो भी अन्य संशोधन हुए हैं, इन सभी उपलब्धियों संशोधनों से किसको परिचित कराया जाएगा? ग्राम सभा को परिचित कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ ग्राम सभा को, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही साथ ग्राम सभा से जो वर्तमान तिमाही है, ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ ही साथ और क्या होगा? तो याद रखिएगा, ग्राम सभा में जो वर्तमान तिमाही है, वर्तमान तिमाही के साथ साथ, वर्तमान तिमाही के साथ साथ, वर्तमान तिमाही के साथ साथ, ठीक है, जो आगामी तिमाही होगी, आगामी तिमाही, तिमाही कहने का मतलब जो आने वाले 3 महीने हैं, आगामी तिमाही के लिए क्या किया जाएगा? के लिए आवेदन मंगवाया जाएगा। क्या किया जाएगा? आवेदन मंगवाया जाएगा। ये कब मंगवाया जाएगा ये आवेदन? तो ये आवेदन मंगवाया जाएगा कब? जब रोजगार गारंटी दिवस का आयोजन उस संबंधित ग्राम सभा में किया जाएगा। तो ग्राम सभा के समक्ष क्या कहा जाएगा कि इस वित्तीय, जो ये वित्तीय वर्ष है, इसकी जो वर्तमान तिमाही है, इसके लिए जो भी मजदूर आवेदन करना चाहता है वो कार्य के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही साथ आगामी जो हमारा तिमाही होगी उसके लिए भी कहा जाता है कि मजदूर आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारे जितने भी कार्य हैं ये रोजगार गारंटी दिवस के दौरान संपादित किए जाते हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, रोजगार गारंटी दिवस का आयोजन किया जाएगा तो प्रत्येक ग्राम सभा में महीने में या माह में एक बार इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर? इसका आयोजन करती कौन है? तो इसका आयोजन करने का कर्तव्य किसको है? ग्राम पंचायत को। बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः किसी माह की 7 तारीख को ही इसका आयोजन किया जाता है और आयोजन स्थली होती है ग्राम सभा का कोई एक ऐसा जगह, एक ऐसा सार्वजनिक स्थल जहां पर प्रत्येक परिवार, जो मजदूर परिवार है, साथ ही ग्राम सभा के जो अन्य सदस्य हैं वो शामिल हो सके। तो ये सारी कार्य कहां पर किया जाता है? रोजगार गारंटी दिवस के दौरान किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी दौरान जब ग्राम सभा इकट्ठा होती है तो इसी दौरान जो अकुशल श्रमिक परिवार है, उसका जो मजदूर परिवार है, अगर वो कार्य करने का इच्छुक है तो इसी दौरान वो संबंधित ग्राम पंचायत से कहता है या संबंधित ग्राम पंचायत से वो कार्य की मांग करता है। लेकिन आवेदन कहां पर करेगा? तो कार्य का आवेदन वो जाकर करेगा ग्राम पंचायत में। याद रखिएगा, केवल ग्राम सभा के समक्ष अपनी मांग रखेगा, लेकिन कार्य के लिए आवेदन या रोजगार के लिए आवेदन कहां पर प्रस्तुत करेगा या जमा करेगा? तो ग्राम पंचायत में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला चलते हैं। अब हम बात करते हैं पंजीकरण और जॉब कार्ड। मैं वही बात बताने जा रहा हूं कि अब किस तरीके से पंजीकरण होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि उसने कार्य की मांग कहां पर की? तो ग्राम सभा। लेकिन कार्य के लिए आवेदन, ध्यान से सुनिएगा, कार्य के लिए आवेदन कहां पर प्रस्तुत करेगा? तो कार्य के लिए आवेदन वो प्रस्तुत करता है संबंधित ग्राम पंचायत में। कार्य के लिए आवेदन कहां पर करेगा? संबंधित ग्राम पंचायत में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दौरान वह स्वयं, जो मजदूर परिवार है, वह स्वयं कहने का मतलब जो मजदूर परिवार का, जो मजदूर परिवार है, जो मजदूर परिवार का जो लाभार्थी है, स्वयं, ठीक है, वह स्वयं यानी जो लाभार्थी है उपस्थित होकर क्या करेगा? ग्राम सभा में आवेदन करेगा। ग्राम सभा के समक्ष क्या करेगा? आवेदन करेगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, खुद उपस्थित होकर क्या करेगा? ग्राम सभा के समक्ष आवेदन करेगा। ठीक है, लाभार्थी का जो चुनाव होगा, अब कार्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लाभार्थी का जो चयन होगा, ये चयन कौन करेगी? ग्राम पंचायत।
बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, लाभार्थी का चयन कौन करेगी? ग्राम पंचायत। अगर मान लीजिए लाभार्थी का चयन हो गया तो इस दौरान ग्राम पंचायत द्वारा उस लाभार्थी जो मजदूर है, जो मजदूर परिवार है, उस मजदूर परिवार के नाम पर एक जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। मजदूर परिवार के नाम पर जॉब कार्ड जारी करेगा। तो याद रखिएगा, अब ग्राम पंचायत क्या करेगी? तो ग्राम पंचायत अगर लाभार्थी का चयन हो गया है तो मजदूर परिवार के नाम पर, मजदूर परिवार के नाम पर क्या कर जारी करेगी? मजदूर परिवार के नाम पर जॉब कार्ड जारी करेगी। क्या जारी करेगी? जॉब कार्ड। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि जॉब कार्ड क्या है। ठीक है, मजदूर परिवार के नाम पर जॉब कार्ड जारी करेगी। याद रखिएगा, जॉब कार्ड एक दस्तावेज है, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। जॉब कार्ड क्या है? एक दस्तावेज है, एक कानूनी गारंटी है, एक कानूनी गारंटी है जो यह सुनिश्चित करती है कि उस लाभार्थी परिवार को या उस अकुशल श्रम करने वाले परिवार को, ठीक है, ये कानूनी गारंटी है कि 15 दिवस के भीतर यानी 15 दिन के भीतर क्या किया जाएगा? रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। भीतर क्या किया जाएगा? रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये एक दस्तावेज है जॉब कार्ड, एक कानूनी गारंटी है। गारंटी इस बात की कि उस अकुशल श्रमिक परिवार के जो मजदूर हैं उन्हें 15 दिनों के भीतर, डेट याद रखिएगा 15 दिन, 15 दिनों के भीतर उन्हें क्या उपलब्ध कराया जाएगा? रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो जॉब कार्ड है इसको बनवाने के लिए या इस जॉब कार्ड के लिए किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाएगी। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार की धनराशि क्या ली जाएगी? क्या नहीं, किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाएगी। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं ली जाएगी। ये जो जॉब कार्ड होगा ये वन अधिकार जो पट्टाधारक हैं, वन अधिकार अधिनियम जो है हमारा, वन अधिकार अधिनियम के जो पट्टाधारक हैं, पट्टाधारक जो हैं, उन पट्टाधारकों के लिए अलग तरीके का रहेगा, यानी अलग रंग का जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जो वन अधिकार पट्टाधारक हैं उनके लिए अलग रंग का यानी डिफरेंट कलर का क्या जारी किया जाएगा? आपका जॉब कार्ड जारी किया जाएगा। इस जॉब कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम, परिवार के प्रत्येक अकुशल श्रमिक, अकुशल वयस्क श्रमिक, ध्यान से देख लीजिए, अकुशल वयस्क श्रमिक जो अकुशल श्रम करना चाहता है, श्रमिक का नाम क्या होगा? नाम दर्ज किया जाएगा। ये भी बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस जॉब कार्ड में जो पिछले पृष्ठ होंगे यानी जॉब कार्ड का जो पिछला पन्ना होगा, कुछ राशन कार्ड की तरह ही रहता है ये, ठीक है, तो इसका जो पिछला पृष्ठ होगा, जो पिछला पृष्ठ होगा या पन्ना होगा, इस पिछले पृष्ठ में जो भी मनरेगा संबंधित प्रावधान है, ठीक है, मनरेगा संबंधित जो भी प्रावधान है, संबंधित जो प्रावधान है, उन प्रावधानों से क्या किया जाएगा? उन प्रावधानों से या उन उपबंधों से, ठीक है, श्रमिकों को क्या किया जाएगा? परिचित कराया जाएगा कि श्रमिक उस बात से परिचित हो जाएं। ठीक है, तो ये प्रावधान जॉब कार्ड के पिछले पन्ने पर मेंशन रहेगा। इसके साथ ही साथ ये जॉब कार्ड जो होगा ये 5 साल के लिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, 5 साल तक एक जॉब कार्ड आपके लिए 5 साल तक उपयोगी होगा और 5 साल के बाद फिर से आपको एक नया जॉब कार्ड इशू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये जो जॉब कार्ड है, ये जो पंचायत है, पंचायत ग्राम सभा के कुछ सदस्यों के समक्ष, ग्राम सभा के जिस ग्राम सभा में वो कार्य हो रहा है, ग्राम सभा के कुछ सदस्यों के समक्ष, कुछ सदस्यों के समक्ष ही, सदस्यों के समक्ष ही किसे देंगे? उस मजदूर परिवार को देंगे। तो उसके समक्ष ही किसको देंगे? मजदूर परिवार को। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि उस मजदूर परिवार को अकेले में दे देंगे या उस मजदूर परिवार को बिना बताए ही, हो सकता है उसका दुरुपयोग किया जाए, हो सकता है उस मजदूर परिवार के नाम पर जारी तो किया गया लेकिन उन्हें दिया न गया हो और इसका उपयोग ग्राम पंचायत के सदस्य ही आपस में मिलकर कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जॉब कार्ड होगा वो
उस मजदूर परिवार को ग्राम सभा के कुछ सदस्यों के समक्ष ही क्या दिया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा, उन्हें इशू किया जाएगा। तो ये सारी बातें किससे याद रखनी है, जॉब कार्ड से। तो ये जॉब कार्ड क्या है समझ आ गया होगा आपको। और पंजीकरण किस तरीके से होगा, हमने देखा कि पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, 15 दिनों के भीतर क्या उपलब्ध कराया जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। और अगर 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, अगर 15 दिनों के भीतर उस अकुशल श्रमिक करने वाले या अकुशल श्रम करने वाले मजदूर परिवार को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में उस मजदूर परिवार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन कितने दिन बाद, ये प्रश्न पूछा गया है, तो 15 दिनों के बाद। अगर 15 दिनों के बाद भी उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसे क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। और ये बेरोजगारी भत्ता कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये सारी बात हम जब बेरोजगारी भत्ता देखेंगे, पूरी चीजों को किस तरीके से दिया जाएगा, वहां पर इसकी विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। तो अभी याद रखिए, अगर 15 दिनों के भीतर उसे रोजगार नहीं मिलता है तो इस स्थिति में उस अकुशल श्रम करने वाले मजदूर परिवार को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसने हमने देख लिया जॉब कर्ण, पंजीकरण, जॉब कार्ड। चले आगे देखते हैं, अगला है कार्यस्थल। हमने देख लिया कि किस तरीके से मजदूर परिवार को जॉब कार्ड मिल गया। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण है मनरेगा के अंतर्गत कि मनरेगा का कार्यस्थल कैसे होगा और वहां पर क्या क्या सुविधाएं होंगी, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मान लीजिए, पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम का एक ग्रामीण मजदूर परिवार है जो अकुशल श्रम करना चाहता है, अकुशल श्रम करने वाला ये अकुशल श्रमिक परिवार का परिवार है, जिसका नाम मान लीजिए ए हमने रख दिया। और इसमें कुल मान लीजिए आपके 5 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, तो 5 मेंबर हैं। तो चलिए इसको भी मेंशन कर देते हैं, कितने मेंबर हैं, 5। याद रखिएगा, ये जिस भी ग्राम सभा में आएंगे, मान लीजिए ए नाम का परिवार कोई है, ठीक है, वो जिस भी ग्राम सभा में या जिस भी ग्राम सभा से संबंधित होंगे, उस ग्राम सभा के 5 किलोमीटर की परिधि में, याद रखिएगा, उस ग्राम सभा के 5 किलोमीटर की परिधि, ये कितना है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की परिधि में ही उन्हें क्या उपलब्ध कराया जाएगा, कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। पहले ये समझ लीजिए कि उन्हें कितनी दूरी के भीतर, बहुत दूर नहीं, उनके आवास से 5 किलोमीटर के दायरे में ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर कार्यस्थल 5 किलोमीटर से अधिक हो, 5 किलोमीटर से क्या हो, बाहर हो या अधिक दूरी पर हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में मजदूर जो है, उस मजदूर को अगर उसके आवास के 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर है तो मजदूर को ट्रैवलिंग चार्ज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ट्रैवलिंग चार्ज, यानी यातायात भत्ता दिया जाएगा। और ये जो ट्रैवलिंग चार्ज होगा ये 10% होगा। किसका 10% होगा, तो उसकी दैनिक मजदूरी का, जो उसकी प्रतिदिन की मजदूरी है, उसकी दैनिक मजदूरी का 10% क्या होगा, ट्रैवलिंग चार्ज के रूप में एक्स्ट्रा दिया जाएगा उसको। ट्रैवलिंग चार्ज क्या दिया जाएगा, एक्स्ट्रा। यानी अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर हम एग्जांपल लें कि अगर उस मजदूर की मजदूरी, दैनिक मजदूरी 200 है और उसका कार्यस्थल उसके आवास से 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर है, तो इस स्थिति में क्या होगा, मैंने कहा कि दैनिक मजदूरी का 10% उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी 200 का 10% कितना हो गया, 20 रुपए। ये 20 रुपए उसको एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे। यानी अगर हम देखें मोटा मोटा, तो उसको पर डे का कितना चार्ज या कितना वेतन भुगतान किया जाएगा, 220 रुपए। ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा, यदि 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर कार्यस्थल होता है। आगे चलिए, अब कार्यस्थल पर कुछ और बातें करते हैं। कार्यस्थल पर पर्यवेक्षक की भूमिका होती है। एक पर्यवेक्षक होता है। ये पर्यवेक्षक क्या करता है, तो ये कार्यस्थल जो है, ये कार्यस्थल का क्या करता है, कार्यस्थल पर लगातार सक्रिय रहता है। जो पर्यवेक्षक होगा ये कार्यस्थल पर लगातार सक्रिय होगा
और उस कार्यस्थल का लगातार मुआयना करते रहता है। इसकी क्या भूमिका होती है मैं बता रहा हूं। इस पर्यवेक्षक की भूमिका में होता है मेट। कौन होता है? मेट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेट। ये मेट कौन होगा, इस पर हम एक बार विस्तार से फिर आगे चर्चा करेंगे जब मैं आपको मनरेगा के अधीन मनरेगा की प्रशासनिक व्यवस्था और मानव संसाधन पर जब मैं चर्चा करूंगा, उस दौरान मेट का फिर एक बार जिक्र करूंगा और वहां आपको व्यवस्थित तरीके से और समझाऊंगा। लेकिन अभी कुछ बारीकियां समझिए मेट के बारे में। मेट पर्यवेक्षक की भूमिका में होता है। ये जो मेट होता है ये ग्रामीण रोजगार सहायक, ये क्या होता है जब हम प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे वहां आपको समझ आ जाएंगे। ग्रामीण रोजगार सहायक का एक तरीके से कहा जाए तो उसके सहयोगी की भूमिका में रहता है कौन? मेट। और मेट लगातार उस कार्यस्थल का मुआयना करता है, उस कार्यस्थल पर जो भी कार्य हो रहे हैं वो उसकी निगरानी में होते हैं। तो याद रखिएगा मेट की भूमिका क्या होती है? कार्यस्थल का लगातार मुआयना करना, ठीक है, वहां का लगातार पर्यवेक्षण करना और हर कार्य लगभग इसकी उपस्थिति में ही संपूर्ण होता है। इस मेट ज्यादातर ये जो मेट होती है इसमें सबसे अधिक अगर प्राथमिकता देखी जाए किसको मेट बनाया जाता है तो इसमें प्राथमिकता दी जाती है किसको? महिला को ही मेट की प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, ये जो मेट होता है इसे कुशल श्रमिक का दर्जा दिया जाता है। कैसा श्रमिक? कुशल श्रमिक का दर्जा दिया जाता है। मैंने अभी कहा इसे कौन सा श्रमिक का दिया जाएगा? कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक कहने का तात्पर्य है कि जो मानसिक श्रम कर सकता है, और मेट की भूमिका मानसिक श्रम वाली ही होगी। कैसे मानसिक श्रम वाली होगी? तो मेट क्या करेगा? उस कार्यस्थल पर जो भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, उसका मुआयना करेगा, उसकी एंट्री करेगा, इस दौरान मस्टर रोल तैयार करेगा, जितने भी प्रकार के व्यय हो रहे हैं उस व्यय को दर्ज करेगा। इसके साथ ही साथ उपस्थिति जो रजिस्टर होगा, उपस्थिति पंजिका कह लीजिए, जो रजिस्टर होगा जिस पर मजदूर अपने डेली का जो भी उसकी अटेंडेंस है, जो भी उनका उपस्थिति है उसको दर्ज करेंगे। इसके साथ ही साथ जब मजदूर कार्यस्थल से अपने घर के लिए जाएंगे तो इस दौरान मेट की भूमिका होगी कि वो रजिस्टर पर उनका या तो अंगूठा ले या हस्ताक्षर के निशान ले। ठीक है, इस दौरान मेट की और क्या भूमिका होती है? तो कार्यस्थल पर जो भी कार्य हो रहा है उसका नाप जोख करना भी किसका कार्य होता है? मेट का। तो मेट जितने भी कार्य कर रहा है आप देखिए कि वो मानसिक श्रम का कार्य कर रहा है, इसलिए कुशल श्रमिक का दर्जा दिया जाता है। और ज्यादातर ये प्राथमिकता किसको दी जाती है? महिला श्रमिकों को ही दी जाती है। इसके साथ ही साथ 100, याद रखिएगा 100 लेबर पर, 100 मजदूरों पर, ज्यादातर यही वो आपको देखने को मिलेगा। 100 मजदूरों पर, 100 मजदूरों पर एक मेट की भूमिका या एक मेट को क्या किया जाता है? एक मेट का चयन किया जाता है। यानी 100 मजदूरों पर एक मेट होना आवश्यक माना जाता है। इस मेट का कर्तव्य क्या होता है थोड़ा ये भी देख लें। अभी मैंने आपको बताया है सारी चीजों को। इस मेट का कर्तव्य क्या होगा? मस्टर रोल तैयार करना, मस्टर रोल तैयार करना, मस्टर रोल तैयार करना, ठीक है। उपस्थिति पंजिका, उपस्थिति पंजिका जो अटेंडेंस रजिस्टर है, उपस्थिति पंजिका पर मजदूरों के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, उपस्थिति पंजिका पर मजदूरों के क्या लेना? हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान लेना, हस्ताक्षर व अंगूठे का क्या लेना? निशान लेना। इसके साथ ही साथ और क्या होगा? इसका कर्तव्य क्या होगा? इसके पास एक आपका वाटरप्रूफ, एक तरीके से देखा जाए इसके पास एक वाटरप्रूफ थैला होगा जिसमें ये सारे के सारे, वाटरप्रूफ थैला होगा जिसमें ये सभी जितने भी प्रकार का जो भी खर्च हो रहा है, जो भी व्यय हो रहा है, व्यय की रसीद इत्यादि, व्यय की जो भी रसीद है, व्यय की रसीद इत्यादि क्या करेगा? ये रखेगा, उसमें अच्छे से स्टोर करके रखेगा ताकि वो सुरक्षित रहे। इसके साथ ही साथ इसका कर्तव्य क्या होगा कि प्राथमिक जो चिकित्सा बॉक्स है, ठीक है, प्राथमिक जो चिकित्सा बॉक्स है, यानी अगर उस
प्राइमरी स्तर पर अगर किसी मजदूर को हल्की फुल्की चोट आ जाती है तो एक मेडिकल किट होता है, एक चिकित्सा बॉक्स होता है, जिससे प्राथमिक स्तर पर जो भी चिकित्सकीय सुविधाएं होंगी वो उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। और ये किसकी निगरानी में होगा? तो मेट की निगरानी में होगा। इसके साथ ही साथ इसके पास मापन के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मापन के लिए इसके पास टेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेप होना चाहिए। यानी ये प्रतिदिन कार्यों का मूल्यांकन करेगा। मजदूर ने उस दौरान, यदि मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र में तालाब की खुदाई हो रही है तो एक मजदूर ने कितनी खुदाई की, कितना सेंटीमीटर खुदाई की, ये सभी तभी मूल्यांकन संभव हो पाएगा जब मेट के पास मापन के लिए टेप जैसे औजार उपलब्ध होंगे। तो ये सारे कर्तव्य किसके होंगे? आपके मेट के होंगे। और ये मेट सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। किसके सहयोगी के? तो ग्रामीण रोजगार सहायक के सहयोगी के रूप में कार्य करता है। मेट की भूमिका होगी। इसके साथ ही साथ कार्यस्थल पर और कौन कौन सी चीजें आवश्यक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, तो ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आवश्यक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। आवश्यक रूप से क्या क्या चीजें उपलब्ध होनी चाहिए कार्यस्थल पर? तो पहला चीज, कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। मजदूरों के लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, मैंने कहा मेडिकल किट, जो भी प्राइमरी मेडिकल किट होना है, मेडिकल किट जो भी होगा वो किट अवेलेबल होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए। इसके साथ ही साथ और क्या होना चाहिए? शेड की व्यवस्था होनी चाहिए, छाया की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, शेड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको छाया मिलती रहे। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर कोई महिला मजदूर है तो ये संभव है कि उसके साथ उसके बच्चे भी उस कार्यस्थल पर मौजूद हो सकते हैं। तो बच्चों की देखरेख के लिए एक शिशु गृह होना चाहिए। एक शिशु गृह क्या होना चाहिए? उस कार्यस्थल पर होना चाहिए। किसकी देख के लिए? शिशु गृह। किसकी देखरेख के लिए? तो महिला मजदूर श्रमिकों के बच्चों की देखरेख के लिए क्या होना चाहिए? एक आपका शिशु गृह उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन ये शिशु गृह कब बनाया जाएगा? जब 6 वर्ष से ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे हों तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे अगर उस कार्यस्थल पर महिला श्रमिकों के मौजूद हैं तो याद रखिएगा उस दौरान शिशु गृह का निर्माण करना आवश्यक होगा। ये सारी सुविधाएं उस कार्यस्थल पर मौजूद होनी चाहिए। यहां ध्यान से देख लीजिएगा, यदि 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे हो तो इस स्थिति में कार्यस्थल पर शिशु गृह का निर्माण अवश्य कराया जाएगा। चलिए कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं महिला और दिव्यांग जन संबंधित क्या प्रावधान होंगे मनरेगा के अंतर्गत। महिला और दिव्यांग जन, तो जितनी भी महिला मजदूर होंगी इन सभी को जो मजदूरी होगी, पहले ये समझ लीजिए, जितनी भी महिला मजदूर होंगी इनकी मजदूरी पुरुष श्रमिकों के समान ही होगी। पुरुष श्रमिकों के समान होगी। पहली बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पुरुष श्रमिकों को ज्यादा वेतन दिया जाएगा और महिला होने के नाते महिला को कम वेतन दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। महिला का वेतन पुरुष के समान होगा। इसके साथ ही साथ महिला को कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य में क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला को कार्यों में क्या दी जाएगी? प्राथमिकता। और आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि 1/3 महिलाएं होना आवश्यक है। 1/3 क्या होंगी? महिलाएं क्या है? आवश्यक है। न्यूनतम 1/3 महिला तो होनी ही चाहिए। और आपको बताऊं कि वर्तमान में थोड़ा सा कुछ नोट करके याद रखिएगा, वर्तमान की अगर स्थिति की बात करें हम, तो वर्तमान में अगर हम देखा जाए तो 53 से 54% तक, ठीक है, 53 से 54% तक ये सरकार के आंकड़े हैं, महिलाएं आज मनरेगा में कार्य करती हैं। महिलाएं जो हैं अकुशल श्रमिक मजदूर के रूप में क्या करती हैं? मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्राप्त करती हैं। 53 से 54% के बीच
सरकारी आंकड़ा क्या है, सरकार कहती है कि भाई 1/3 होना चाहिए, लेकिन वर्तमान संदर्भों में देखा जाए तो पुरुषों की तुलना में महिला मजदूरों की संख्या ज्यादा प्रतीत होती है। और चलिए कुछ और बातें करते हैं। महिलाएं, अगर ये तो सारी बातें हो गई महिलाओं के लिए, हमने देखा कि महिला जो मजदूर है, महिला मजदूर जो मजदूर है, ठीक है, कि बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए शिशु गृह का भी निर्माण किया जाएगा। क्या निर्माण किया जाएगा, शिशु गृह का निर्माण किया जाएगा। अभी हमने देख लिया है शिशु गृह का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम मातृत्व भत्ते की बात करें, मातृत्व भत्ता, क्या एक महिला मजदूर अगर वो गर्भवती है, अगर एक महिला मजदूर गर्भवती है तो क्या मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत उसके लिए कोई प्रावधान किया गया है या कोई विशेष प्रावधान किया गया है? हाँ, किया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, मातृत्व भत्ते की स्थिति में यदि उस महिला मजदूर ने, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि महिला मजदूर में अगर एक वित्तीय वर्ष के दौरान, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, वित्तीय वर्ष के दौरान अगर 50 दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया हो, दौरान कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया हो, 50 दिनों का क्या प्राप्त मिल गया हो उसको, रोजगार अगर उसको प्राप्त हो गया हो, रोजगार अगर उसे प्राप्त हो गया हो, तो महिला मातृत्व भत्ता पाने के लिए क्या होगी, मातृत्व भत्ता पाने की हकदार होगी यदि उसने उस वित्तीय वर्ष में 50 दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया हो, तो उस महिला को क्या मिलेगा, मातृत्व भत्ता मिलने की वो हकदार होगी। और ये मातृत्व भत्ता कितना होगा, तो याद रखिएगा, मातृत्व भत्ता 1 महीने की मजदूरी, 1 महीने की जो मजदूरी होगी वो मजदूरी प्राप्त करने की हकदार होगी। कौन? 1 महीने की मजदूरी मातृत्व भत्ते के रूप में प्राप्त करने की हकदार कौन होगी, प्राप्त करने की हकदार होगी कौन, वो महिला। तो ये बातें एकदम अच्छे से याद रखिएगा, महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अगर हम दिव्यांगजनों की बात करें, तो क्या दिव्यांगजनों के लिए भी कोई प्रावधान है? हाँ, याद रखिएगा, मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए भी प्रावधान किया गया है। दिव्यांगों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप, याद रखिएगा, दिव्यांगजनों को उनकी योग्यता व क्षमता के अनुरूप उन्हें कार्य प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको कार्य नहीं प्रदान किया जाएगा, उन्हें कार्य प्रदान किया जाएगा। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता, उनकी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए भी मनरेगा अधिनियम 2005 में प्रावधान किया गया है। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मजदूरी दर एवं अन्य वित्तीय प्रबंध। चलिए इसको भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मजदूरी दर और अन्य वित्तीय प्रबंध। याद रखिएगा, मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो मजदूरी दर का निर्धारण कैसे किया जाएगा, पहले ये देखिए, मजदूरी दर का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो निर्धारण के लिए जो आधार है वो किसको बनाया गया है, याद रखिएगा, जनवरी 2011, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2011 मिहिर शाह समिति और मिहिर शाह समिति की रिकमेंडेशन पर, मिहिर शाह समिति के सुझावों पर, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सुझाव पर क्या किया गया है, मनरेगा के लिए जो मजदूरी दर का निर्धारण होगा उसका आधार क्या बनाया गया है, तो उसका आधार बनाया गया CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। याद रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्धारण या CPI का निर्धारण अलग अलग स्तरों पर किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर, अलग अलग स्तरों पर किया जाता है। तो याद रखिएगा कि CPI जो है एग्रीकल्चरल लेबर, याद रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
AL एग्रीकल्चरल लेबर यानी आपका खेतीहर मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबर यानी खेतीहर मजदूर, CPI के आधार पर क्या किया जाएगा, मजदूरी दर का निर्धारण किया जाएगा। और किस समिति की रिकमेंडेशन पर, तो जनवरी 2011 में गठित मिहिर शाह समिति की रिकमेंडेशन के बाद यह सारा प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे चलिए इसमें और देखते हैं कुछ बातें। जो मजदूरी दर होगी, मजदूरी दर का उल्लेख अगर हम देखें कि मजदूरी दर का उल्लेख कहां किया गया है, तो मनरेगा अधिनियम 2005, मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 6 में, ठीक है, की धारा 6 में मजदूरी दर संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगर मैं बात करूं मजदूरी दर के बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। हर एक वित्तीय वर्ष में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मनरेगा के लिए अलग अलग मजदूरी दर का प्रावधान किया जाता है, हर एक वित्तीय वर्ष में। और वित्तीय वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। और मैं अभी आपको वर्तमान के सबसे जो उपयुक्त आंकड़े हैं वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो हर एक वित्तीय वर्ष के लिए अलग अलग मजदूरी दर का निर्धारण किया जाएगा और हर एक प्रांत या राज्य के लिए अलग अलग मजदूरी दर होगी। यानी मजदूरी दर सभी प्रांतों में या भारत के सभी राज्यों में समान नहीं होती है, वहां की स्थिति, वहां के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर यह निर्भर करता है, तो याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के संदर्भों में, अगर मैं छत्तीसगढ़ के संदर्भों में बात करूं, तो वित्तीय वर्ष, बहुत ध्यान से देखिएगा, वित्तीय वर्ष की बात करूं, अभी वित्तीय वर्ष हमारा कौन सा चल रहा है, 2023-24, अभी इसकी बात करूंगा। इसके पहले हमारा वित्तीय वर्ष था 2022-23 और उसके पहले हमारा वित्तीय वर्ष था 2021-22। ये भी हमारे 21-22, 22-23 और वर्तमान में 23-24। तो ये वर्तमान की स्थिति को दिखा रहा है, ये वर्तमान वाला है 2023-24। याद रखिएगा कि 2021-22 में मनरेगा के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर कितनी थी, 193 रुपए। कितनी थी, 193 रुपए। ये 193 रुपए बढ़ गए, कब बढ़ गए, 2022-23 में। ये मैं आपको 20-21 के आंकड़े दिया, अब मैं आपको 22-23 के आंकड़े बताने जा रहा हूं। ये 11 रुपए की इसमें वृद्धि हो गई और 2022-23 में ये कितने हो गए, 204 रुपए। जोड़ लीजिए 193 और 11, 204। लेकिन वर्तमान में इसमें फिर परिवर्तन हुआ है और ये प्रश्न आपसे बन सकता है, इसलिए बहुत गंभीर होकर देखेंगे। वर्तमान में इसमें फिर प्रावधानों में क्या हुआ है, मजदूरी दर के प्रावधानों में परिवर्तन हुआ है और इस बार इसमें 17 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने रुपए की, 17 रुपए की। और वर्तमान में मनरेगा अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश दोनों में सेम है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी मजदूरी दर है, तो याद रखिएगा 221 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दर है। और ये कब से प्रभावी है, तो ये प्रभावी है, मैंने कहा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 से इसको क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से याद रखिए, ठीक है। ये हो गया है मजदूरी दर। अब हम बात करते हैं अन्य वित्तीय प्रबंध। अन्य वित्तीय प्रबंध मतलब और जो फाइनेंशियल, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं या क्या क्या फाइनेंशियल बातें आपको याद रखनी है अन्य वित्तीय प्रबंधों में। तो चलिए अन्य वित्तीय प्रबंध ये देखते हैं कि अगर हम देखा जाए तो मनरेगा के अंतर्गत जो भी आर्थिक बोझ होगा, मनरेगा के अंतर्गत जो भी आर्थिक बोझ होगा, इस आर्थिक बोझ का वहन, आर्थिक बोझ वहन मतलब जो भी खर्च होगा इसका वहन केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करेंगे। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, केंद्र व राज्य सरकारें क्या करेंगी, दोनों ही मिल करके इस बोझ का या इस व्यय का क्या करेंगी, वहन करेंगी, ठीक है। तो दोनों की कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होगी, ये भी बात करते हैं। अब पहले ये समझिए कि जो आर्थिक बोझ होगा, ये आर्थिक बोझ 3 तरीके से होगा। ये आर्थिक बोझ 3 तरीके से, यानी जो व्यय होगा, आर्थिक बोझ कहने का मतलब जो व्यय होगा, जो खर्च होगा, ये 3 तरीके से। एक तो मजदूरी में व्यय होगा, मजदूरी का व्यय होगा। दूसरा आपका होगा
मजदूरी। दूसरा आपका सामग्री पर व्यय होगा, ठीक है, सामग्री पर व्यय होगा। और तीसरा होगा आपकी प्रशासनिक व्यय, जो भी प्रशासनिक ढांचा इसमें लगा हुआ है, तो जो भी प्रशासनिक लागत आ रही है उन तीनों पर व्यय होगा। तीन तरीके से व्यय होगा, एक तो मजदूरी पर, दूसरा सामग्री पर, और तीसरा जो प्रशासनिक व्यवस्था मनरेगा को क्रियान्वयन के लिए लगी है उस पर कुछ व्यय होगा। तीन तरीके के व्यय होंगे। अब मजदूरी पर भी तीन तरीके के मजदूर हमने देखे। हमने देखा कुशल श्रमिक, बहुत ध्यान से समझिएगा, कुशल श्रमिक। दूसरा अर्धकुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक। और तीसरा हमने देखा अकुशल श्रमिक, अनस्किल्ड लेबर, अकुशल श्रमिक। ये तीन तरीके के हमने देखे, ठीक है। कुशल श्रमिक, अर्धकुशल और अकुशल, तीन तरीके के हमने श्रमिक देखे। फिर सामग्री तो सामग्री हो गई, और आपका प्रशासनिक लागत। चलिए इसमें हम केंद्र और राज्य की भागीदारी देखते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, केंद्र और राज्य की भागीदारी। तो कुशल और अर्धकुशल, इन दोनों का, कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों का ध्यान से देखिएगा, कुशल और अर्धकुशल इन दोनों का 75% सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र वहन करेगा। पहले केंद्र की ही बात मैं कह रहा हूं, बाकी जितना बचेगा सब राज्य सरकार। कुशल और अर्धकुशल मजदूरी का 75% हिस्सा कौन देगी? केंद्र सरकार। और अकुशल श्रमिक यानी जो अनस्किल्ड लेबर है, जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा 100% व्यय कौन करेगी, खर्च कौन देगी? केंद्र सरकार। मेरी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों का 75% हिस्सा केंद्र सरकार देगी, और जो एकदम अनस्किल्ड लेबर है, जो शारीरिक श्रम केवल करने के लिए मजदूरी कर रहे हैं, उनको अकुशल श्रमिक करेंगे, और उसका 100% हिस्सा व्यय कौन करेगा? केंद्र सरकार। मैं केंद्र की बात बता रहा हूं, बाकी सब राज्य सरकारें बता दे, जितना बचेगा बाकी सब राज्य सरकार। सामग्री का भी 75%, सामग्री का 75% व्यय कौन करेगी? केंद्र सरकार। जो भी खर्च आएगा सामग्री पर, मान लीजिए सामग्री पर 100 रुपए खर्च आ रहा है, तो 75 रुपए कौन देगी? केंद्र सरकार। इसके साथ ही साथ प्रशासनिक लागत का, जिस राज्य में ये कार्य हो रहा है, उस प्रशासनिक लागत का केवल 6% ही केंद्र सरकार देगी। याद रखिएगा, केवल 6% ही केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा जितना भी खर्च होता है वो राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा, वो राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कुशल और अर्धकुशल का 25% देख लीजिए, अकुशल में तो पूरा पूरा केंद्र सरकार, राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। सामग्री का 25% देख लीजिए, और प्रशासनिक लागत का लगभग एक बड़ा हिस्सा 94% कौन वहन करेगा? राज्य सरकारें वहन करेंगी। मतलब इसके अलावा जितना भी बच गया, इसके अलावा जितना भी बच गया वो पूरा का पूरा राज्य सरकारें वहन करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि आपको कई बार अलग अलग नोट्स में आपको कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी। जैसे कई बार केंद्र और राज्य की भागीदारी जो होती है, केंद्र और राज्य की जो भागीदारी होती है, आप 90:10 में भी देखने को मिलेगा। तो ये आंकड़ा भी आप याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र और राज्य की भागीदारी का जो अनुपात होगा वो 90:10, यानी 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकारें वहन करती हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप उसको भी याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे, और अपने ऑप्शन के अनुरूप आपको आंसर लेना है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ और कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं, इसके साथ ही साथ कुछ बातें और देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखा जाए कि जिला स्तर पर अगर हम देखें, जिला स्तर पर अगर हम देखें तो मजदूरी और सामग्री में क्या अनुपात होगा? मजदूरी अनुपात सामग्री, यानी मजदूरी और सामग्री पर कितना व्यय किया जाएगा? तो याद रखिएगा 60:40, ठीक है। यानी 60% हिस्सा मजदूरी पर व्यय करना है जिला स्तर पर जो भी कार्य हो रहा है, और उसका 40% हिस्सा ही केवल आप किस पर यूज कर सकते हैं? सामग्री। समझिएगा, मान लीजिए किसी जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 रुपए खर्च करने का प्रावधान है। किसी भी जिले की बात कर लेते हैं, अगर मैं रायपुर जिले का ही एक आपको उदाहरण प्रस्तुत करूं, मान लीजिए 100 रुपए की जिले स्तर पर योजना बनाई गई कार्यों के लिए, मनरेगा के कार्यों के लिए। तो इस 100 रुपए का हम देख रहे हैं कि 60% हिस्सा
मजदूरी पर, यानी 60 रुपए मजदूरी के लिए रखे जाएंगे और 40 रुपए किसके लिए रखे जाएंगे, सामग्री। तो सामग्री कहने का मतलब हो सकता है कि कहीं पर पचरी बनाई जा रही हो तालाब के किनारे, हो सकता है सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, हो सकता है सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं, तो गिट्टी, सीमेंट, सरिया जैसे सामग्रियों के लिए 40% हिस्सा रखा जाएगा। तो याद रखिएगा मजदूरी और सामग्री में अनुपात क्या होगा जिला स्तर पर, 60 और 40। और यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से राज्य और केंद्र का व्यय अनुपात होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वित्तीय प्रबंध, इसलिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अंतिम देखते हैं मजदूरी का भुगतान। तो याद रखिएगा मजदूरी के अगर भुगतान की बात करें तो मजदूरी का भुगतान सीधा, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, मजदूरी का भुगतान सीधा लाभार्थी के खाते में होगा। लाभार्थी के बैंक या डाकघर, बैंक या डाकघर खातों में किया जाएगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्यों ऐसा किया जा रहा है, बैंक या डाकघर में क्यों किया जा रहा है, ताकि पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे। पूरी तरीके से क्या रहे, पारदर्शिता। जब तक पारदर्शिता नहीं रहेगी, ठीक है, आप बेहतर तरीके से संचालन नहीं कर सकते। तो पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे, यानी जो लाभार्थी है, जो मजदूर है, उसे उसकी मजदूरी उपयुक्त समय पर ही उसके खातों में क्या कर दी जाएगी, उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए 1 जनवरी, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2016 से डीबीटी की शुरुआत की गई है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खातों में, सीधे खातों में ही क्या की जाती है, राशि जमा कर दी जाती है। यह भी याद रखिएगा। डीबीटी योजना, सबसे पहले डीबीटी योजना को क्रियान्वित किसने किया था, तो याद रखिएगा केरल द्वारा। केरल के द्वारा ही क्या किया गया था, इस डीबीटी की शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2016 से। इसके साथ ही साथ पारदर्शिता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मजदूरों को और व्यवस्था क्या हो सके, पारदर्शी हो सके, इसके लिए मजदूरों के लिए यह आवश्यक बना दिया गया है, मजदूरों के लिए आवश्यक बना दिया गया है 1 अप्रैल 2017 से ये मजदूरों के लिए आवश्यक बना दिया गया है कि वो अपने आधार खाते या आधार जो भी उनका है, ठीक है, आधार को खातों से लिंक कराएं, आधार को खाते से लिंक कराएं, और आधार को क्या करें, उनका जो आधार है उसको जमा कराएं, ठीक है, आधार जमा कराएं। ये इसकी व्यवस्था भी कब से की गई है, 1 अप्रैल 2017 से। यानी जॉब कार्ड को आधार से जोड़ा जा रहा है ताकि व्यवस्था क्या रह सके, पारदर्शी रह सके, और पारदर्शिता, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार संभव न हो सके। और डीबीटी योजना के माध्यम से सीधा जो धनराशि है वो मजदूरों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर मजदूरी भुगतान की और बात करें तो जो मजदूरी का भुगतान होगा वो सामान्यतः, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, सामान्यतः मजदूरी भुगतान 7 दिनों के भीतर किया जाएगा, ठीक है, 7 दिनों के भीतर, सामान्यतः 7 दिनों के भीतर, या अधिकतम, सामान्यतः 7 दिनों के भीतर किया जाएगा, या अधिकतम 15 दिन, ठीक है, अधिकतम कितने दिन, 15 दिन। सामान्यतः 7 दिनों में ही कर दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन। और अगर आप 15 दिनों के भीतर मजदूर की मजदूरी का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो इस स्थिति में आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। याद रखिएगा, इस स्थिति में आपको मजदूरों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर 15 दिनों के भीतर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज। किसको देना पड़ेगा, मजदूरों को अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। अतिरिक्त मजदूरी, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। और ये अतिरिक्त मजदूरी कितनी होगी, तो उसके प्रतिदिन के वेतन का, उसके प्रतिदिन के वेतन का 0.05%, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत में जो आईएपी जिले हैं, याद रखिएगा, आईएपी जिले यानी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जो जिले हैं, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जो जिले हैं, ठीक है, यानी वे जिले
जो आप कह लीजिए जो वनांचल क्षेत्र हैं, वे जिले जो वनांचल क्षेत्र हैं या सुदूर क्षेत्र हैं, ठीक है, या नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, इन जिलों के लिए क्या किया जाएगा, आईएपी जिलों में ये भुगतान नगद किया जाएगा। मजदूरी दर का भुगतान क्या किया जाएगा, नगद किया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि आईएपी जिलों में मजदूरी दर का भुगतान नगद किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के जितने भी वनांचल क्षेत्र हैं, चाहे जो भी हमारे आईएपी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिले हैं, जैसे दंतेवाड़ा की बात कर लें, हम सुकमा की बात कर लें, इन जिलों में मजदूरों को नगद मजदूरी का प्रावधान भी किया गया है।